नमस्कार साथियों, शुभकामना सिटी ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन की कोर टीम की तरफ से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज 26 जुलाई 2024 को मैं आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शुभकामना सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और जो हमारे NCLT कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसके बारे में आपको अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम लोग NCLT में चल रहे शुभकामना सिटी के मामलों के बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 को NCLT कोर्ट में हमारे प्रोजेक्ट के संबंध में सुनवाई हुई है। करीब 12 केस इसमें पेंडिंग थे, जिसके ऊपर पिछले साल भर से सुनवाई चल रही है और उसमें से करीब 7 मामलों में जो है कोर्ट ने जो अपील्स लगी हुई थी उन सबको उन्होंने खारिज कर दिया है। मुख्य तौर पर आज जो मामले अभी पेंडिंग हैं उनमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, क्रिश बिल्डर की अपील मुख्य रूप से पेंडिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में मुख्य तौर पर 3 केसेस पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बाकी जो केसेस थे, 12 में से 3 केस कम कर दीजिए तो 9 केसेस जो हैं उनके ऊपर ऑलमोस्ट सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसमें से काफ़ी सारे मामले हैं जो कि डिस्पोज्ड ऑफ हो गए हैं। उनमें से सबसे पहला जो मामला है गुलशन सेठी का है और एक अनुराधा सेठी का मामला है। इनके 3 अपील लगी थी जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके अतिरिक्त ऋषि कपूर की भी 4-5 अपील्स लगी हुई थी, उनके ऊपर भी कोर्ट ने ज़्यादातर सभी अपील को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है, पर कुछ टाइम एक्सटेंशन लिमिटेशन की वजह से कुछ अपील्स में उनको 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो उम्मीद है कि ऋषि कपूर जी की जो बाकी जो अपील्स हैं वो भी सब खारिज हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमान आरशु गुप्ता जी और श्री सूर्यकांत त्यागी जी अथवा रफ़ी अहमद जी या मयंक कुमार जी की एसोसिएशन के द्वारा भी एक अपील NCLT कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि ये जो रीजनल प्लान है उसको कैंसिल किया जाए। इसके संबंध में भी 29 अप्रैल 2024 को NCLT ने अपना एक आदेश पारित किया और इनकी अपील को भी उन्होंने खारिज कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो आज की तारीख में अब आप 3 केसेस के को ही आप मान के चलिए, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मुख्य तौर पर जो है सिर्फ 2 ही केसेस हैं जिसके कारण कि हमारा मामला अटका हुआ है। एक मामला है जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है और दूसरा मामला नोएडा अथॉरिटी का है। इनके ऊपर भी जो है सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने इनको 7 दिन का वक्त दिया है, जिसमें कि इनको रिटर्न सबमिशन के लिए इनको कहा गया है। अभी इसके अंदर अगली सुनवाई की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है। 20 अगस्त के आसपास इसमें सुनवाई होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक मामला जो क्रिश बिल्डर ने भी लगाया हुआ था उसके ऊपर भी सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है और उसमें ऑर्डर जो है NCLT ने रिज़र्व कर लिया है। इसमें भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है दोनों ही पक्षों को कि अगर उनको कुछ अपने पक्ष में कोई दलील सबमिट करनी है तो 1 हफ्ते के अंदर वो इसको सबमिट कर सकते हैं। इस मामले में भी अभी अगली डेट NCLT कोर्ट ने नहीं बताई है। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई का महीना तो ख़त्म हो रहा है, तो अगस्त के महीने में के तीसरे हफ्ते में इन सब मामलों पे सुनवाई होने की संभावना है। तो आप ये मान के चलिए कि अब सभी केसेस में जो है आगे आने वाले 1 से 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में सभी के ऊपर जो है रिजल्ट आ जाएगा और NCLT का जो रोल फिर उसमें ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पक्ष के हिसाब से अगर निर्णय नहीं आया तो ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में भी NCLT के
ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है। एनसीएलटी के वर्डिक्ट के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट में दोनों अथॉरिटीज़ जाती हैं तो वहाँ पर भी आप कम से कम 6 महीने मान के चलिए कि वहाँ पर भी सुनवाई में समय लगेगा। परंतु इस दौरान हमें भी अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि SGHWA जो है सबसे बड़ी वेलफेयर एसोसिएशन है और अभी वन प्रोजेक्ट वन एसोसिएशन के माध्यम से पिछले 1.25 महीने में हम लोगों ने इस अभियान को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। आप सभी होम बायर्स का उसमें काफ़ी समर्थन मिला है। लगभग 45 नए होम बायर्स जो कि किसी भी एसोसिएशन के आज तक मेंबर नहीं थे, उन्होंने भी SGHWA एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। इसके अतिरिक्त दोनों जो एसोसिएशन श्रीमान RC गुप्ता जी की और श्री रफ़ी अहमद जी की जो एसोसिएशन है, उसमें से भी काफ़ी सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने कि अपनी मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग SGHWA को मेल की है और वो भी अब जो है वहाँ से अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करके अब SGHWA के मेंबर बन गए हैं। करीब 350 के आसपास टोटल जो लिस्ट आज हम लोगों ने फाइनलाइज़ की है मेरी टीम ने, और वो मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ में शेयर भी करूँगा। तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया था करीब 723 होम बायर्स हैं COC लिस्ट के अनुसार सिटी प्रोजेक्ट में। उसमें से मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग जो अभी तक आई है वो मात्र 350 लोगों की आई है। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ 50% लोगों ने ही अभी अपनी अंडरटेकिंग सबमिट की है। तो जो बाकी जो 50% लोग रह गए हैं उन सभी से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके वो भी मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग हमें भेजें, और ऐसे मेंबर्स जो कि अभी हमारी एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं उन सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने हितों की रक्षा के लिए इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें और मेंबरशिप फीस 3000 रुपये ऑनलाइन या UPI के माध्यम से वो हमें भेजें, ताकि जो हम लिस्ट बना रहे हैं और जो SGHWA का जो डेटाबेस जो रिकॉर्ड है उसमें हम लोगों की एंट्री करें। उस लिस्ट को हम आगे आने वाले समय में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक केस हमें हर हालत में सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ेगा, तो वो लिस्ट वहाँ पर हम लोग के लिए काम आएगी। क्योंकि 29/4/2024 का जो फैसला आया है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 से 4 केसेस का हवाला देते हुए NCLT कोर्ट ने हमारी दोनों जो एसोसिएशन है उनके अपील को खारिज किया है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मेंबर्स की लिस्ट जब भी हम कोई अपील लगाएं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कोर्ट से, हम क्या चाहते हैं उसकी क्लैरिटी हो, साथ में उस वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कितने होम बायर्स जुड़े हुए हैं उसकी लिस्ट हो, उनका पूरा ब्यौरा उसमें दिया जाए, जिससे कि कोर्ट को ये पता चल सके कि इस अपील से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और वो किस कारण से पीड़ित हैं। सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि कोई वेलफेयर एसोसिएशन अगर कोई केस लगा रही है तो उस प्रोजेक्ट में जितने भी होम बायर्स हैं वो उस वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं और वेलफेयर एसोसिएशन उनके माध्यम से केस लगा रही है। परंतु पुराने ऑर्डर्स में ये माननीय कोर्ट ने ये देखा है कि एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा वेलफेयर एसोसिएशन बनी है और किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ सारे होम बायर्स जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो मामला है वो स्लो हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और हमारी इच्छा के अनुसार उसमें रिजल्ट नहीं आता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक केस हर हालत में लगाना है सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे ही नोएडा अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाती है हमारा केस भी साथ में लगना चाहिए। अगर हम लोगों ने केस बाद में लगाया तो हमारे केस की सुनवाई नहीं होगी। दूसरा, कोई भी केस अगर हम कोर्ट में लगाते हैं तो उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी निर्णय हमारे होम बायर्स के अगेंस्ट में आया है तो उसको चैलेंज करने के लिए एक समय सीमा कोर्ट ने सुनिश्चित की है। उस समय सीमा के अंदर ही हम अपील लगा सकते हैं।
अगर उसके बाद में हम अपील लगाते हैं तो कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई नहीं करती है। जैसा कि अभी ऋषि कपूर के केस को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एनसीएलटी कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने जो विद इन जो टाइम लिमिट थी आपने उस टाइम अपील क्यों नहीं सबमिट की, अगर नहीं की थी तो उसका क्या कारण है, और उसके आधार पर उसकी काफ़ी सारी जो अपील्स है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। कुछ अपील्स के लिए उनको 15 सितंबर का टाइम दिया गया और उसके अंदर कोर्ट ने माना है कि कुछ रीज़न से ये अपनी जो अपील थी वो टाइम से सबमिट नहीं कर पाए, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो मामला है वो पिछले 3 सालों से चल रहा है, तो कभी ऐसा ना हो कि हमारा जो है केस उस लिमिट से बाहर हो जाए और हम केस ही ना लगा पाएँ। तो उसके लिए सभी होम बायर्स का एक ही वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आना बहुत ज़रूरी है। जो होम बायर साथ में आएंगे उन्हीं को इस डिसीजन का फ़ायदा मिल पाएगा, और जो होम बायर्स नहीं आएंगे तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो बाकी 350 होम बायर्स हैं वो अपनी अंडरटेकिंग जितना जल्दी हो सके ईमेल के माध्यम से हमें भेजें, और जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं उन सब लोगों से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके वो मेंबरशिप फीस 3000 रुपये देकर मेंबर बने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से केसेस हमें लगाने पड़ेंगे। एक निर्णय सितंबर 2022 या सितंबर 2023 या अक्टूबर 2023 में हमारे मामले में आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी को होम बायर्स के बराबर सिक्योर्ड क्रेडिटर माना गया है। जबकि इस निर्णय से पहले सिर्फ होम बायर्स को ही सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना गया था और नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना गया था। दोनों अथॉरिटीज़ ने अपने कुछ पुराने मामलों के अनुसार सन 2016 का एक हलफनामा सबमिट करके कोर्ट को ये बताया कि जी हमें जो है आप सिक्योर्ड क्रेडिटर बनाइए और हमें होम बायर्स के बराबर का दर्जा दीजिए, क्योंकि होम बायर्स भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके आधार पर उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर बना दिए, पर उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है सन 2016 से बनाया गया है, जबकि हमारा मामला जो है वो 2016 से पहले का है। 2016 में तो हमारा सिटी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था, और जो प्रोजेक्ट है वो 2009-10 में इसकी बुकिंग शुरू हुई थी, और उसके बाद में ये 2011-12 में बनना भी शुरू हो गया था। तो हमने इसी ऑर्डर को चैलेंज करना है और ये बताना है कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो मामला है वो हमारे मामले में लागू नहीं होता। इस संबंध में मेरी टेक होम वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से भी बात हुई है। टेक होम वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अब जो उनके साथ कुछ जो एडवोकेट्स की टीम है जिन्होंने पहले भी उनके केसेस लगाए हैं, उन्होंने भी इस डिसीजन को पढ़ा है और उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल आपका केस इसमें बनता है और आप जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लगाइए। तो टेक होम वाले भी इस केस को लगाने के लिए सहमति, और हम लोग की भी सहमति, और हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों टेक होम और सिटी वाले दोनों मिलकर इस केस को जितना जल्दी हो सके कोर्ट में लगाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि टेक होम के अगर होम बायर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं और सिटी के भी सभी होम बायर्स जुड़ते हैं, तो सभी होम बायर्स के ऊपर कोर्ट में जो भी पैसा खर्च होगा वो काफ़ी कम, उसका हिस्सा एक होम बायर्स के साथ के हिस्से में आएगा। इसके अलावा टेक होम एसोसिएशन से और भी मामलों पर मेरी बात हुई है, जिसमें कि हमारा अरहम का जो मामला है, बैक टावर का जो मामला है, जिसमें कि गलत आदेश पारित हुआ है क्योंकि हमारे पास या उनको पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, इसलिए हुआ। और उसके अंदर भी जो अब जो नई जो दिशा निर्देश आए हैं और जो अभी जो नया कानून के हिसाब से जो है अरहम का जो मामला है आज भी जो है वो गलत फैसला हुआ है, तो उस केस को भी हम लोग फिर से अपील के माध्यम से, जो कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम पीरियड होता है किसी भी केस में अपील करने के, तो अभी वो टाइम पीरियड बचता है, तो वो भी केस हम लोग लगाएंगे। और इसके लिए टेक होम एसोसिएशन भी हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, जो भी उनके पास कलेक्शन होगा वो भी इस केस में हम लोगों की मदद करेगी। तो इस तरह से होम बायर्स के ऊपर काफ़ी कम पैसा का खर्चा आने वाला है।
इसके साथ साथ 106 करोड़ रुपए पीयूष तिवारी ने एनसीएलटी कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से जमा कराने हैं, जो कि अभी तक नहीं जमा कराए हैं। वो केस भी हमें फिर से लगाना पड़ेगा ताकि वो 106 करोड़ रुपए हमारे प्रोजेक्ट में आए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। इसके साथ साथ मैंने जो है कृष बिल्डर्स में वालों से भी मैंने बात की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने 2 मेल्स कृष बिल्डर को लिखी थी और उसमें पूछा था कि आज के उसमें 17-18 क्वेरीज थी होम बायर्स की तरफ से। तो मेरी उनसे आधा घंटा टेलीफोन पर बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि जी कि अब जो है एनसीएलटी कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आने वाला है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, तो आगे आने वाले मैक्सिमम 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। और हम जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम जो है टेक होम वाले प्रोजेक्ट में समस्याएं बहुत कम हैं, तो वहाँ हम इमीडिएट कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। जबकि सिटी में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, तो उसमें अभी कंस्ट्रक्शन शुरू करने में टाइम लगेगा। परंतु यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि हम लोग सारी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम अपना काम शुरू कर दें, अगर हमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी परमिशन दे देती है तो। दूसरा इस विषय में बात हुई कि जी वहाँ पर पानी भरा हुआ है, सीवर का पानी भरा हुआ है, इस तरह से स्थिति है, पता नहीं उसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसके ऊपर आगे काम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि अगर सभी होम बायर्स अगर तैयार हो जाते हैं तो हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डेमोलिश करके फिर से फ्रेश कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। उस कंडीशन में थोड़ा सा एस्केलेशन कॉस्ट आपकी और बढ़ेगी, पर इसके लिए अगर सभी होम बायर्स अगर तैयार होंगे तभी हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, पुराने को डेमोलिश कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पुराने स्ट्रक्चर पर ही कंस्ट्रक्शन करना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए एक AGBM हम लोग मेरी टीम कोशिश करेगी सितंबर के मौसम में, थोड़ा मानसून सीजन कम हो जाए तब एक मीटिंग रखें और सभी होम बायर्स अगर इसके ऊपर राज़ी होते हैं तो इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में मैंने RTI लगाई, मेरी टीम ने RTI लगाई हुई है, जिसका कि अभी जवाब नहीं आया। उसकी हम लोगों ने फर्स्ट अपील भी सबमिट की है और फर्स्ट अपील के अनुसार 45 दिन में जवाब आ जाना चाहिए, जो कि जवाब अभी तक नहीं आया। 45 दिन जो है इस माह के अंत में पूरे हो रहे हैं। अगर जब तक जवाब नहीं आया तो एक सेकंड अपील हम लोग और लगाएंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, तो हो सकता है कि शायद उसमें भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये सब बातें तो मैंने आपको जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में बताई, साथ में वेलफेयर एसोसिएशन कौन से केस लगाएगी उसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट दी है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात जो मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो इस वीडियो के साथ साथ, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि काफ़ी सारे सदस्य हैं हमारी होम बायर्स में जिनका कि असामयिक निधन हो गया, किसी का बीमारी का निधन हो गया, और उसमें करीब 15 होम बायर्स से मुझे अपडेट मिला है। कुछ लोगों का अन्य लोगों के माध्यम से अपडेट मिला, तो एक लिस्ट भी मैंने बनाया, मेरी टीम ने बनाई है, जिसमें कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों ने हमें मेल किया या व्हाट्सएप किया, उसके आधार पर मैंने एक लिस्ट बना के बनाई है। इसके अतिरिक्त अगर और भी होम बायर्स या उनके परिवार वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसी अगर कोई अवांछित घटना अगर हुई है तो उसके बारे में हमें सूचित करें, ताकि हम लोग अपना अपडेट, अपना रिकॉर्ड बना के रखें और उसको बिल्डर के साथ और माननीय कोर्ट में भी हम लोग उसको शेयर कर सकें। आज 26 जुलाई 2024 तक जितने भी सदस्यों ने मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म जमा किया है उसकी लिस्ट जो है इस वीडियो के साथ साझा की जा रही है। SGHW के आज तक जितने भी होम बायर्स हैं, हमने पूरी तरह से स्क्रूटनी की है, उसकी भी एक लिस्ट बनाई है, क्योंकि काफ़ी सारे होम बायर्स पूछते हैं कि भी क्या हम आपकी एसोसिएशन के मेंबर हैं या नहीं हैं। तो उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने SGHW के जितने मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ COC लिस्ट में भी काफ़ी लोगों को जो है अपना नाम ढूंढने में परेशानी आ रही थी, क्योंकि उसमें सिटी होम बायर्स के 3 अलग अलग जगह पर नाम आ रहे थे। तो हम लोगों ने उस लिस्ट को कंपाइल किया और वो लिस्ट भी, जिसमें सिर्फ शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट के होम बायर्स हैं, वो एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई है और वो COC की लिस्ट भी जो है हम इस वीडियो के साथ आपके साथ साझा करने जा रहे हैं।
इसके अलावा एक लिस्ट और मैं इसमें आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें कि एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट जो वर्डिक्ट अभी आया है उनकी कॉपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ में ही जो 29 अप्रैल 2024 का जो ऑर्डर आया है उसमें भी काफ़ी लोगों की जो फ़ोन कॉल मिली है मेरी टीम को, तो उसमें उन्होंने कहा भी कि ऐसा क्या हो गया कि आज की तारीख में आप सभी वेलफेयर एसोसिएशन को वन प्रोजेक्ट वन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो एक जो आदेश 29 अप्रैल 2024 का आया है वो भी इस वीडियो के साथ आपके साथ साझा किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को भी आप देखिए और जो इसके साथ अटैचमेंट्स जो फाइल्स सबमिट की जा रही हैं वो भी देखिए। अगर उन फाइलों में आपका नाम नहीं है या उसमें कुछ त्रुटि है, आपका नाम गलत लिखा गया है, आपका ईमेल आईडी अगर गलत लिखा गया है या फ्लैट नंबर गलत लिखा गया है या उसमें कोई भी या नॉमिनी का नाम उसमें नहीं है, या तो वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो SGHW व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि उन गलतियों को, उन त्रुटियों को हम लोग सुधारें और अगली जो भी रिवाइज लिस्ट होगी तो उसमें हम लोग उसे शामिल करें। इसके साथ साथ जो है आपसे फिर मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके जो भी रिमेनिंग होम बायर्स रह गए हैं जिन्होंने भी मेंबरशिप अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं सबमिट किया, वो जितना जल्दी हो सके ये मेंबरशिप फॉर्म सबमिट करें ईमेल के माध्यम से, और जो मेंबर नहीं बने हैं वो जितना जल्दी हो सके मेंबर बने, ताकि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगला केस लगाने के लिए हम अग्रसर हो सकें। क्योंकि जैसे ही ये केस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी लगाएगी तो उसके साथ साथ हमें भी वो केस लगाना पड़ेगा, तभी हम अरहम का बैक टावर्स का लैंड हासिल कर पाएंगे। 106 करोड़ रुपए की पीयूष तिवारी से जो रिकवरी होनी है वो हासिल कर पाएंगे, और कंस्ट्रक्शन में जो बाधा आ रही है उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर हमें बैक टावर का लैंड मिलता है, 106 करोड़ रुपये पीयूष तिवारी से मिल जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगी, और उसमें जो सुविधाएं जो कि अभी नहीं बन पा रही थी वो सारी सुविधाएं भी बन पाएगी। जो ओरिजिनल हमारा जो साइट प्लान था उस साइट प्लान के अनुसार ही सभी होम बायर्स को वो सुविधाएं भी मिलेगी और वो मकान भी मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होगी और बिल्डर का भी जो है इंटरेस्ट जागेगा। और इस प्रोजेक्ट से दोनों जो टेक होम की एसोसिएशन भी सहयोग कर रही है और हम भी उनको सहयोग कर रहे हैं, तो केस लगाने में भी काफ़ी कम पैसा आएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर सारे होम बायर्स एक ही वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेंगे और उन्हीं की मेंबरशिप फी से इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, शायद ही हमें फिर होम बायर से अतिरिक्त पैसा मांगना पड़े। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इसी वीडियो को सभी लोगों के साथ साझा करें, जो भी होम बायर्स को आप जानते हैं उन लोगों से इस विषय में चर्चा करें, और जितना जल्दी हो सके उनको भी मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने की प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।